वेलकम टू यू एम के सिंह क्लासेज। आज आप लोगों को क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स होगा। इसका ये मेरा पहला पार्ट होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग जो है इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम लोग देखते हैं आज प्रकाश का परावर्तन, ये टॉपिक है तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश यानी लाइट, लाइट किससे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई पड़ती हैं। आप लोगों को पता होगा बिना प्रकाश के कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। जैसे अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखी हो, ठीक है, तो क्या हम उसको देख सकते हैं? अंधेरे कमरे में रखी किसी वस्तु को क्या हम देख सकते हैं? तो आपको पता होगा कि अंधेरे कमरे में कोई भी वस्तु रखी है तो उसको हम देख नहीं सकते हैं। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? प्रकाश की। और हमें कोई वस्तु दिखाई कब पड़ती है? पहले हम ये जान लेते हैं। हमें कोई वस्तु तभी दिखाई पड़ती है जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है और पड़ने के बाद में परावर्तित होकर हमारी आंख की रेटिना पर पड़ता है, तभी वो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। ठीक, इतना समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग जान लिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें क्या होती हैं? वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद में प्रकाशिक वस्तुएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। प्रकाशिक जो वस्तुएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक दीप्त वस्तुएं, नंबर एक दीप्त वस्तुएं, नंबर दो अदीप्त वस्तुएं। हम लोग पहले जान लेते हैं दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, स्वतः मतलब अपने आप, उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गई। ये सब क्या होती हैं? ये सब जो है स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं जलने के बाद में। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। या ये कह सकते हैं वह वस्तुएं जो दीप्त वस्तुओं के प्रकाश के पड़ने पर दिखाई पड़ती हैं। वह वस्तुएं जो दीप्त वस्तुओं के प्रकाश के पड़ने पर दिखाई पड़ती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी जो दीप्त हैं उनको छोड़कर बाकी जो भी वस्तु हैं वह सब क्या हैं? अदीप्त हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेज रखी हो या कुर्सी रखी हो तो उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो सारी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, जैसे मेज हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई लकड़ी हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से वह वस्तुएं जो दीप्त वस्तुओं के प्रकाश के पड़ने पर दिखाई पड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुओं में चंद्रमा भी आता है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे चंद्रमा जो है वो दीप्त वस्तु है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो अपना स्वयं का प्रकाश
नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश के कारण जो है चमकता दिखाई पड़ता है, ये जो चंद्रमा हमारा होता है। ठीक है, यानी सूर्य के प्रकाश के पड़ने पर ही चंद्रमा दिखाई पड़ता है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए इसको हम कहाँ रखते हैं, अदीप्त वस्तु में रखते हैं। ठीक, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके आगे हम लोग देखते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर, प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर, ठीक है, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर जो माध्यम होते हैं वो माध्यम के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो माध्यम के प्रकार में हम पहला माध्यम जो होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। उसके बाद दूसरा हमारा हो जाएगा अपारदर्शी माध्यम। उसके बाद हमारा तीसरा हो जाएगा पारभाषक माध्यम। तो प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभाषक माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है, उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, इससे जो है प्रकाश का अधिकांश भाग लगभग 99% आर पार निकल जाता है। इससे प्रकाश का लगभग 99% जो भाग है वो आर पार निकल जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी माध्यम। और एक चीज़ जान लेते हैं, निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है, निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर वायु ना हो। निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है जिससे प्रकाश का लगभग 100% भाग आर पार निकल जाता है। निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है जिससे प्रकाश का लगभग 100% भाग आर पार निकल जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपारदर्शी माध्यम क्या होता है। वह माध्यम जिससे प्रकाश जो है आर पार नहीं जा पाता है, वह माध्यम जिससे प्रकाश जो है आर पार नहीं जा पाता है, उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे किससे नहीं जाएगा, जैसे मिट्टी हो गई, कोई लकड़ी हो गई, लकड़ी पर जो प्रकाश पड़ेगा क्या आर पार निकल जाता है। मिट्टी है, इस पर जो प्रकाश पड़ता है क्या आर पार निकल जाता है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होगा लेकिन आर पार नहीं जा पाता। ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसके बाद होता है पारभाषक माध्यम। वह माध्यम, ठीक है, जिससे प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार जा सकता है। वह माध्यम जिससे प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार जा सकता है, उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे शुद्ध जल तो हमारा इसमें आता है पारदर्शी में, लेकिन अगर वो दूषित है यानी गंदा जल है, गंदा जो जल है वो इसके अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि उस प्रकाश का कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से वो जो है आर पार नहीं जा पाता है। तेल लगा कागज, जब तेल लगा कागज होगा उससे भी प्रकाश का जो है रिफ्लेक्शन होगा और आंशिक रूप से जो है प्रकाश आर पार जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए पारभाषक माध्यम क्या होता है। वह माध्यम जिससे प्रकाश का आंशिक भाग, आंशिक मतलब होता है थोड़ा भाग, आर पार जा सकता है, उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद में हम किरण की बात कर लेते हैं।
जो सूर्य होता है, क्या होता है, उससे किरणें निकलती हैं चारों दिशाओं में, और किरणें क्या होती हैं, एक सीधी रेखा में चलती हैं। आप लोग एकदम सुबह अगर मॉर्निंग में देखे हो, एकदम सुबह सुबह उठ के देखो तो एक ऐसे रेस टाइप में हमें दिखाई पड़ती है आती हुई, ठीक है, यानी किरण जो एकदम सीधी रेखा एक दिखाई पड़ेगी हमें प्रकाश की। तो उसी को मतलब कि यदि कोई जो प्रकाश निकल रहा है वो कहीं सीधी रेखा में जो इस टाइप में हमें मिल जाए, एकदम एक ही दिशा में हमें दिखाई पड़े जाता हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, किरणों से मिलकर बना होता है। जब आगे हम लोग कोई डिफिनीशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरे प्रकाश को नहीं लेते हैं, प्रकाश की किरण को उसी से उसका आरेख बनाते हैं। तो प्रकाश हम लोग जानते हैं किससे मिलकर बना होता है, किरणों से मिलकर बना होता है। उसके बाद में अभी हमने किरण बताया, अब किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज, किरण पुंज क्या होता है। अभी हमने बताया किरण जो होती है, किरण जो होती है उसके समूह को, जो किरण होती है उसके समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये किरणें हैं तो इनके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज, क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब किरण पुंज जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो किरण पुंज एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है, पहला हमारा हो गया समांतर किरण पुंज, दूसरा जो हमारा हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज, और हमारा जो तीसरा हो जाएगा, तीसरा हम इधर लिख देते हैं अपसारी किरण पुंज। अब हम लोग देखते हैं समांतर किरण पुंज क्या होता है। ठीक है, पहले समांतर किरण पुंज क्या होता है। ये जो किरणें हैं, यदि इनके बीच की दूरी, जो ये किरणें हैं इनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान होती है, एक दूसरे के बीच की दूरी, तो उसे हम समांतर किरणें कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो किरणों का समूह प्राप्त होता है इन्हें हम क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद में अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, ये दूसरा वाला हम लोग देखते हैं, अभिसारी किरण पुंज। यदि किरणें जो है अलग अलग स्थानों से आकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं, अलग अलग स्थानों से आकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यदि बहुत सी किरणें आके किसी एक ही बिंदु पर मिल जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद में हमारा आता है अपसारी किरण पुंज। इसका अपोजिट होता है, यदि किसी बिंदु से जो प्रकाश किरणें क्या हों, अलग अलग ऐसे फैल जाएं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। समांतर किरण पुंज क्या होता है, ये कई किरणें जो है समांतर एक दूसरे के बीच की दूरी इनके समान हो तो इसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। यदि एक ही बिंदु पर आकर मिल जाएं तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, या एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाएं, ठीक है, अपसरित हो जाएं। अपसारी मतलब होता है फैल जाना, अपसरित हो जाना, अपसारी मतलब इकट्ठा हो जाना, तो जो फैल जाएं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश में गुण कौन कौन सा होता है, प्रकाश के गुण। और जो तुम्हारा टॉपिक मेन है वो है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उसमें पहले प्रकाश के गुण पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जो तुम्हारा मेन होगा यहीं से क्वेश्चन बनेगा, जो कुछ बनेगा। बाकी जो पढ़े वो तुम्हें जानकारी होनी चाहिए समझने के लिए आगे। तो प्रकाश के गुण में सबसे पहला इसका गुण, प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में
सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में गति करता है, यानी प्रकाश जो होता है वो टेढ़े मेढ़े पथ पर नहीं चलता है, वो हमेशा सीधे पथ पर एकदम स्ट्रेट लाइन में जाता है। इसको हम समझ सकते हैं ऐसे कि जब किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, जब प्रकाश पड़ता है तो वो प्रतिबिंब जो होता है उसके जस्ट अगर सामने से हम प्रकाश छोड़ रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब उसके पीछे बनता है। यदि प्रकाश टेढ़े मेढ़े पथ पर चलता तो हमारा जो प्रतिबिंब पीछे बन रहा है सामने छोड़ने पर, हो सकता है उसका कुछ पार्ट दूसरी साइड में बनता, कुछ पीछे बनता, क्योंकि प्रकाश टकरा के दूसरी साइड में जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में गति करता है, क्योंकि किसी भी वस्तु की जो परछाई होती है अगर सामने से प्रकाश आ रहा तो उसके पीछे बनती है। दूसरा नंबर, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कहाँ पर होती है ये प्रकाश की चाल? ये प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, निर्वात या वायु के लिए होता है। वायु से मतलब होता है यहाँ पर शुद्ध वायु से मतलब होता है, क्योंकि प्रदूषण रहेगा तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा, वहाँ से प्रकीर्णन होगा, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला गुण जानते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसकी जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो प्रकाश चूंकि 7 कलर से मिलकर बना होता है तो ये यहाँ से यहाँ तक का मतलब होता है, ये सबसे पहले वाले जो प्रकाश का रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य होती है, ये जो सबसे लास्ट जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, यानी ये कह सकते हैं वॉयलेट की होती है तरंग दैर्घ्य, और ये लास्ट में रेड होता है, सबसे अधिक जो वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है, इसीलिए इसको रेंज लिखा गया है, रेंज में लिखा गया है। ठीक है, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। उसके बाद अगला गुण इसका हम जानते हैं, प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। देखो, प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब हम लोग थोड़ा 9th में पढ़ चुके होंगे विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। वह तरंगें जो निर्वात से भी होकर जा सकती हैं। ठीक है, वह तरंगें जो निर्वात से भी होकर जा सकती हैं उन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तो प्रकाश भी तो निर्वात से ही होकर आता है, तो इसका मतलब प्रकाश भी तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब विद्युत चुंबकीय तरंग हम कहते किसको हैं, हमें यह पता है कि वह तरंगें जो निर्वात से भी होकर आ सकती हैं या चल सकती हैं उन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो प्रकाश भी निर्वात से होकर आता है, तो ये भी इसका मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश क्या हुआ? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है? प्रकाश को हम बताते हैं, प्रकाश को जो है पृथ्वी तक आने में 499 सेकेंड लगता है, या 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। सोचिए, प्रकाश की चाल इतनी ज़्यादा है कि उसको जो है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड का ही टाइम लगता है, यानी ये 499 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड का। समझ गए ना? ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और प्रकाश में क्या गुण होता है? देखो, प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है।
प्रकाश में किसकी घटना होती है? परावर्तन की घटना होती है, जो हमारा टॉपिक ही है। ठीक है, पहले इसके गुण को हम देख लेते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। तो हम लोगों ने देखा प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है। इसके आगे देखते हैं, प्रकाश में जो होता है अपवर्तन की घटना भी होती है। अपवर्तन की घटना, उसके बाद में और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं प्रकाश में? प्रकाश में व्यतिकरण की घटना होती है। और कौन सी घटना होती है? प्रकाश में विवर्तन की घटना होती है। उसके बाद एक और जान लेते हैं, और कई घटनाएं हैं लेकिन एक और जान लेते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है। हम लोगों ने प्रकाश के गुण देखे, प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं। तो जो हमें उसका एक गुण है उसको पढ़ना है, जो हमारे टॉपिक में है, यानी क्लास 10th में जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ पढ़ना है प्रकाश में जो परावर्तन की घटना होती है और अपवर्तन की घटना होती है। यही दो घटनाएं पढ़ती हैं, बाकी घटनाएं जो है हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये तुम लोग अपने घर में भी देखे होगे, बचपन में क्या करते थे, जो शीशा हमारे घर में होता है जिससे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, उसको देखो तो बच्चे लिए रहते हैं और उसको ऐसे करते हैं जहाँ पर अंधेरा रहता है उस टाइप में उसको उस साइड में फोकस करते हैं। तो उससे देखो एक जगह एक चौंध उत्पन्न होती है। ठीक है, शीशा पे जो प्रकाश पड़ता है, पड़ने के बाद वो फिर उसी माध्यम में वापस जाता है, और जब उसको हम कहीं अंधेरे जगह पे फोकस करते हैं तो वहाँ पर एक चौंध उत्पन्न होती है, एक उजाला उत्पन्न होता है। वास्तव में इसी को हम लोग जो है परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको डिफाइन कैसे करेंगे। जब प्रकाश जो है एक समांग पारदर्शी माध्यम, वायु जल कांच ये सब जो होते हैं ये समांग और पारदर्शी, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी माध्यम होता है। और समांग तुम लोग जानते हो, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, जिसकी संरचना एक जैसी होती है उसे हम समांगी माध्यम। तो ये जो वायु होता है, जल होता है, कांच, ये सब क्या होते हैं? समांग पारदर्शी माध्यम होते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश एक समांग पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे। जब प्रकाश एक समांग पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो वह उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो कैसे होता है, जैसे प्रकाश हमने बताया था किरणों से मिलकर बना होता है। तो एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और जो हम लोग दूसरा माध्यम लेते हैं, ये मान लेते हैं कि वायु हो गया जिससे प्रकाश आ रहा है, एयर, और जिस पर पड़ेगा मान लेते हैं ये कोई शीशा होगा और इसका एक भाग क्या होता है? पॉलिश किया होता है, यानी कलई किया होता है। क्योंकि अगर कलई नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्रकाश जो है आर पार निकल जाएगा। अगर इसको हम एक साइड में पॉलिश नहीं करते हैं तो प्रकाश आर पार निकल जाएगा, तो परावर्तन होगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसका जो एक तल होता है एक साइड का, उसको हम लोग पॉलिश कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। जब प्रकाश वायु से जैसे आ रहा है
और इस माध्यम, ये दूसरा माध्यम हो गया, ये जो कांच है ये दूसरा माध्यम होगा, और वायु एक माध्यम वायु से आ रहा है और कहाँ पर, कांच के जो तल है जो कि एक साइड में पॉलिश किया उस पर पड़ेगा, पड़ने के बाद क्या होगा, ये फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी को तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रकाश किरण आ रही होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और ये एक बिंदु पर जाकर गिरेगा इस तल के, इस तल को हम लोग बोलते हैं, जिस तल पर गिरता है परावर्तक तल कहते हैं। इस तल को हम लोग परावर्तक तल कहते हैं। उसके बाद में जिस बिंदु पर गिरता है ये आपतित किरण जो है, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद इस बिंदु पर एक लंब खींच देते हैं जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। उसके बाद में हम लोग देखते हैं जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, इसे हम लोग आई से दिखाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इससे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसके बाद ये किरण जो लौट गई है वापस, इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम आर से दिखाते हैं, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। इसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इस तल को क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। जो आ रही प्रकाश किरण है उसे आपतित किरण, टकराने के बाद वापस जा रही उसे हम परावर्तित किरण। हम लोग जान गए ना कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। ठीक है, परावर्तित किरण, अवापतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु और परावर्तक तल, इतने चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया था, जब प्रकाश एक समांग पारदर्शी माध्यम से चलकर, मतलब ये वायु से आ रहा है, दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो उसी माध्यम में क्या हो रहा है, वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, इसके दो नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के जो परावर्तन के नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो दो होते हैं। पहला नियम क्या होता है, इसको हम ध्यान से हम लोग समझते हैं। बस इसी फिगर को देखते रहो, सारी डिफिनेशन तुम्हें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक है, देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब समझते हो, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, सॉरी ये मार्कर बोर्ड है, एक दूसरा कोई मार्कर बोर्ड उधर लगा हो। ठीक, तो क्या होगा, वो जो दूसरा बोर्ड है वो दूसरा तल होगा और ये जो बोर्ड है ये दूसरा तल होगा। ठीक है, तो मतलब कि ये एक तल है वो दूसरा तल है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही, एक ही ब्लैक बोर्ड पर हम बना रहे हैं, मतलब एक ही तल में सारी घटनाएं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश के पास पहला नियम क्या हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है। देख लेते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही
तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। उसके बाद हम दूसरा नियम जान लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, जो आपतन कोण होता है ये आई, वो क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को हमने किससे दिखाया है, आई से दिखाया है, तो ये हो जाएगा कोण आई और इक्वल क्या हो जाएगा, और परावर्तन को किससे दिखाया, आर से दिखाया है, तो ये हो जाएगा हमारा कोण आई इक्वल कोण आर। ये तुम्हारा हो गया प्रकाश का परावर्तन। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को एमके सिंह क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे हम जो है और अच्छा वीडियो आगे बना सकें और अच्छे से आपके सामने जो है अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकें। धन्यवाद। हम लोग अगले पार्ट में फिर मिलते हैं।